हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो अर्थशास्त्र हाफ ईयरली पेपर 2023-24 सीपी बोर्ड का हुआ। इस पेपर को आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। देखें, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, 100 मार्क का पेपर है और यहाँ पर अलग अलग खंडवार इंस्ट्रक्शन है कि कौन कितने मार्क के हैं और कितने शब्दों में इनके जवाब देने हैं। और इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर के जो 10 तक क्वेश्चन दिया गया है, बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए देखिए, पहला यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या दिया गया, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। देखिए, अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या होती है वो आपका क्या उत्पादन होता है, कैसे उत्पादन होता है और उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे होता है। ये डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या होती है। तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है सीमांत उपयोगिता के सीमित होने पर, अर्थात इसमें ग वाला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा, दूसरे का ग। और इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, उत्पादन बंद कर देने पर क्या होता है। उत्पादन बंद कर देने पर जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो ऑटोमेटिकली शून्य हो जाती हैं, अर्थात जो विकल्प इसमें राइट होगा ये आपका ग वाला इसमें राइट हो जाएगा, तीसरे का। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सीमांत आगम में डाट परिवर्तन की दर होती है। सीमांत आगम में जो परिवर्तन की दर होती है कुल आगम पर डिपेंड करती है, अर्थात एक क वाला विकल्प ही इसमें राइट हो जाएगा, चौथे का क। इसके बाद पांचवा देखिए, दीर्घकाल में सामान्य मूल्य बराबर होता है। दीर्घकाल में जो सामान्य मूल्य है सीमांत उत्पादन के बराबर होता है, अर्थात इसमें जो विकल्प है पांचवा का क इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, पूर्ति के बढ़ने पर कीमतों में क्या होता है। देखिए, जब पूर्ति बढ़ती है तो कीमतों में भी वृद्धि होती चली जाती है, अर्थात ये छठवां का ख वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ख वाला। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या आया है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। भारतीय अर्थशास्त्र के जो जनक होते हैं वो कौटिल्य हैं, अर्थात ग वाला विकल्प इसमें राइट होगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब ERR क्या होता है, बढ़ता है। ERR के बढ़ने पर साख मुद्रा का विस्तार होने लगता है, अर्थात 8वां का आपका इसमें विकल्प जो सही होगा वो ख वाला सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या आगे आइए, प्रश्न 9वां देखिए, अर्थशास्त्र का प्रश्न 9वां, मुद्रा के कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त जो सभी चीज़ें हैं ये सभी मुद्रा के कार्य होते हैं। मूल्य का मापक भी होता है, संचय भी होता है और विनिमय का माध्यम भी होता है, घ वाला आपका विकल्प राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वां देखिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाती है, यह कथन किसका है। यह कथन जो है वो मार्शल ने दिया था, ख वाला इसमें राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, 3 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न अर्थात जो 11वां क्वेश्चन दिया गया है, उपभोक्ता संतुलन से क्या समझते हैं। उपभोक्ता संतुलन देखिए, उपभोक्ता संतुलन का क्या आशय था। इसका आशय उस स्थिति में है, उस स्थिति से है जब उपभोक्ता द्वारा दी हुई आय से एक या दो वस्तुओं को इस प्रकार वो जो उपभोक्ता है इस प्रकार वो खरीदे कि उसको अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो, उससे हम लोग उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। इसको डिटेल में आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या आइए 12वां देखिए, 12वां क्या है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता का क्या होता है, सृजन होता है। उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। जैसे कोई उद्योग है, उद्योग क्या करता है, तमाम कार्य कराता है, सेवा का अवसर देता है, तो इस एक प्रकार से वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। प्रश्न संख्या अगला देखें, इसको भी विस्तार में आप समझ लेंगे। प्रश्न संख्या देखिए 13वां क्या है, 13वां उत्पादन के फलन की परिभाषा दीजिए। ये पूछ रहा है उत्पादन के फलन, तो आगतों और निर्गतों में एक गणितीय फलनात्मक संबंध पाया जाता है, उस गणितीय फलनात्मक संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन किसी उत्पादन की क्रिया में उत्पादन तथा उत्पत्ति के साधनों की आपसी संबंध होता है, और यह जो है एक इंजीनियरिंग समस्या होती है, यह टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित की जाती है। इसको भी आप डिटेल में चेक करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14वां क्या दिया है, सीमांत लागत से आप का क्या आशय, सीमांत लागत से क्या आशय होता है। तो जो लागत उत्पादन से एक और इकाई जोड़कर करने में आती है, उस जो है लागत को हम लोग सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो सीमांत लागत होती है उसमें से एक यूनिट और उसमें जोड़ दिया जाता है। प्रश्न संख्या 15वां देखें, 15 है, औसत लागत एसी और सीमांत लागत
एमसी में कैसा संबंध पाया जाता है? औसत लागत और सीमांत लागत एक प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, जब औसत लागत वक्र बढ़ने लगता है, औसत लागत का जब वक्र बढ़ने लगता है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र से ऊपर जाने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सीमांत लागत में वृद्धि दर औसत लागत में वृद्धि दर की तुलना में ज़्यादा होने लगता है। ठीक, इसको भी आप चेक करेंगे। प्रश्न संख्या आइए देखिए 16वां क्या दिया है कि भू राजस्व या मालगुजारी को समझाना है। तो भू राजस्व क्या होता है? भू राजस्व एक ऐसा कर होता है जो कि भूमि पर लगाया जाता है। जो किसान जोत कोड़ करते हैं उसकी भूमि पर या उसमें जो उपज होती है उस पर लगता है। यानी कि जो भूमिधर होते हैं, भूमिधर वार्षिक रकम कुछ न कुछ रकम सरकार को, जो निर्धारित रकम होता है अपने भूमि का, सरकार को देते रहते हैं, उसको मालगुजारी भी कहा जाता है, जो प्रायः नहीं लगाया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 देखिए, राज्य उत्पाद शुल्क पर टिप्पणी बताना है। देखिए, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। राज्य उत्पाद शुल्क क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि हम आपको पता नहीं चलता, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वस्तुओं पर ये लगा करके सरकार वसूलती रहती है। भारत में जो विनिमय निर्माण की जाने वाली तमाम वस्तुएं हैं उस पर ये राज्य उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। प्रश्न संख्या देखिए 18 क्या पूछा है? 18 यह है कि राजस्व व्यय किसे कहते हैं? देखिए, राजस्व व्यय वह सरकारी व्यय होता है जो कि पेंशन भोगी जो होते हैं, खास करके कहिए कि सरकारी कर्मचारी हैं, वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन पर ही लगाया जाता है। माने जो है कर्मचारियों के वेतन पर लगाती है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं? तो मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वस्तु की विनिमय होती है, जनसंख्या परिवर्तन भी होता है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है, जलवायु भी असर करती है। ये सब मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। प्रश्न देखिए 20वां क्या है कि एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या होता है? इसको आप देख लेंगे। कुल स्थिर लागत जो है इससे हमारा अभिप्राय उन लागतों से होता है जो कि विभिन्न उत्पाद स्तरों पर एक समान रहती हैं। और कुल लागत क्या होता है? इससे जो अभिप्राय है उन सभी लागतों से है जिसका संबंध एक वस्तु के उत्पादन से होता है। और कुल जो परिवर्ती लागत पूछा है, जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, एक कुल परिवर्ती लागत कहलाती है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक होगा और संतुलन कीमत से कम होगा? तो संतुलन कीमत से अधिक होता है तो बाजार मांग बाजार पूर्ति से कम होगा ऐसी दशा में। और दूसरा कंडीशन दिया है कि संतुलन कीमत से कम है। यदि बाजार कीमत संतुलन कीमत से कम होता है तो इस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होने लगता है और अधिक मांग जो है बढ़ने लगती है, अधिक मांग की जन्म होने लगती है। प्रश्न संख्या 22वां देखिए 22, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कौन कौन से कार्य होते हैं? तो रिजर्व बैंक के वर्जित भी बहुत से कार्य होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि वो अपना कार्यालय छोड़ करके किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीदती है और न ही इस प्रकार की संपत्तियों पर कोई ऋण ले सकता है। और जो रिजर्व बैंक होता है किसी कंपनी के अंश को या शेयर को नहीं खरीद सकता, किसी प्रकार का व्यापारिक कार्य भी नहीं कर सकता है। इसको भी आप इन सभी क्वेश्चनों को डिटेल में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बजट को परिभाषित कीजिए। बजट कितने प्रकार का होता है? देखिए, बजट क्या होता है? सरकार एक वर्ष के आय और व्यय का जो विवरण देती है उसको बजट कहते हैं। बजट कई प्रकार के होते हैं। पारंपरिक बजट है, परिणामोन्मुखी बजट है, शून्य आधारित बजट होता है, अलग अलग बजट है, इसको आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम होते हैं? तो भुगतान संतुलन के समाधान हेतु जो सरकारें होती हैं शुल्क लगा करके कोटा पूरा करती हैं, फिर निर्यात योग्य वस्तुओं की पहचान करती हैं, निर्यात का विकास करती हैं और पर्यटन का जो है सहारा लेती हैं, पर्यटन को प्रोत्साहित करती हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। इसको देखना है आपको। उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देना है। और 26वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय की आधारभूत संकल्पनाओं का उदाहरण सहित व्याख्या करना है, अथवा राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। प्रश्न 27 देखिए, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए और इस संबंध में प्रोफेसर से के बाजार नियम मुख्य में उसके मुख्य बिंदु क्या हैं। तो अथवा ऑप्शनल दिया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो एक क्वेश्चन है, इसको आप चेक कर लेंगे। सो थैंक्स।